को नमस्कार। आज हम सुनेंगे महापंडित राहुल संकीर्तन की पुस्तक तुम्हारी क्षय का वह हिस्सा जिसका विषय है तुम्हारे जात पात की क्षय। हमारे देश को जिन बातों पर अभिमान है उसमें जात पात भी एक है। दूसरे मुल्कों में जात पात का भेद समझा जाता है। भाषा के भेद से, रंग का भेद से। हमारे यहाँ एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही रंग के आदमियों की भिन्न भिन्न जातें होती हैं। यह अनोखा जाति भेद हिंदुस्तान की सरहद के बाहर होते ही नहीं दिखलाई पड़ता, और इस हिंदुस्तानी जाति भेद का मतलब है धर्म और आचार पर पूरा जोर देने वाले भिन्न जाति वालों के साथ खाना नहीं खा सकते, उनके हाथ का पानी तक नहीं पी सकते। शादी का सवाल तो बहुत दूर का है। मुसलमान और ईसाई तक भी इस छूत की बीमारी से नहीं बच सके, कम से कम ब्याह शादी में। अछूतों का सवाल, जो इस जाति भेद का सबसे उग्र रूप है, हमारे यहाँ सबसे भयंकर सवाल है। कितने लोग शरीर छू जाने से स्नान करना जरूरी समझते हैं। कितनी ही जगह पर अछूतों को सड़कों से होकर जाने का अधिकार नहीं है। हिंदुओं की धर्म पुस्तकें इस अन्याय के आध्यात्मिक और दार्शनिक कारण पेश करती हैं। गांधी जी अछूतपन को हटाना चाहते हैं, लेकिन शास्त्र और वेद की दुहाई भी साथ ले चलना चाहते हैं। वह तो कीचड़ से कीचड़ धोना है। अछूतपन को समझना दूसरे मुल्क के लोगों के लिए कितना कठिन है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब अपना सांप्रदायिक निर्णय दिया और गांधी जी ने उस पर आमरण अनशन शुरू किया, उस समय मैं लंदन में था। बहुत दिनों के बाद एक सनसनीखेज खबर भारत के संबंध में इंग्लैंड के पत्रों में छपी। उन्होंने मोटी मोटी सुर्खियों देकर जिसे छापा, जिन देशों के अस्पृश्यता नहीं थी, वहाँ के लोग इस बारे में क्या जाने। लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले एक चीनी छात्र हमारे पास आए और उन्होंने पूछा अस्पृश्यता क्या है। मैंने कुछ समझाना चाहा। उन्होंने पूछा, क्या कोई छूत की बीमारी होती है या कोढ़ की तरह कोई कारण होता है जिससे कि लोग आदमी को छूना नहीं चाहते। मैंने कहा, आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त हमारी ही तरह होते हैं। हाँ, अधिकांश की आर्थिक दशा हीन जरूर होती है। मैं आधे घंटे से अधिक अस्पृश्यता के बारे में समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन देखा कि मेरे दोस्त के पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। तब मैंने अमेरिका के निग्रो लोगों का उदाहरण देकर समझाना शुरू किया। अब यद्यपि मैं थोड़ा बहुत समझाने में सफल हुआ, लेकिन जब भी वह उनकी समझ में नहीं आया कि एक ही रंग और रूप के आदमियों में अस्पृश्यता कैसी। पिछले 1000 वर्ष के अपने राजनीतिक इतिहास को यदि हम ले लें तो मालूम होगा कि हिंदुस्तानी लोग विदेशियों से जो पदलित हुए, उनका प्रधान कारण जाति भेद था। जाति भेद न केवल लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, बल्कि साथ ही यह सबके मन में ऊंच नीच का भाव पैदा करता है। ब्राह्मण समझता है हम बड़े हैं, राजपूत छोटे हैं। राजपूत समझता है हम बड़े हैं, कहार छोटे हैं। कहार समझता है हम बड़े हैं, चमार छोटे हैं। चमार समझता है हम बड़े हैं, मेहतर छोटे हैं। और मेहतर भी अपने मन को समझाने के लिए किसी को छोटा कह ही लेता है। हिंदुस्तान में हजारों जातियां हैं और सब में यह भाव है। राजपूत
होने से ही यह समझिए कि सब बराबर है। उसके भीतर भी हजारों जातियां हैं। उन्होंने कुलीन कन्या से ब्याह कर अपनी जात ऊंची साबित करने के लिए आपस में बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और देश की सैनिक शक्ति का बहुत भारी अपव्यय किया है। आल्हा रुदल की लड़ाइयां इस विषय में मशहूर हैं। इस जाति भेद के कारण देश रक्षा का भार सिर्फ एक जात के ऊपर रख दिया गया था। जहां देश की स्वतंत्रता के लिए सारे देश की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, वहां एक जात के कंधे पर सारी जिम्मेदारी दे देना बड़ी खतरनाक बात थी। राजपूत जात ने जहां एक सैनिक उत्साह का संबंध है, अपने को अयोग्य नहीं साबित किया, तो भी सिर्फ देश रक्षा की बात नहीं रह गई। वहां जो उसके साथ साथ राजशक्ति का प्रलोभन भी उनमें बहुत बड़ा था और इसी के लिए आपस में वे बराबर लड़ने लगे। उनके सामने मुख्य बात थी खास राजवंशों की रक्षा करना। राजवंशों के पारस्परिक वैमनस्य जो कि राजशक्ति के हथियाने के कारण थी। उन्होंने राष्ट्रीय सैनिक शक्ति को अनेकों टुकड़ों में बांट दिया और वे एक साथ होकर विदेशियों से न लड़ सके। यदि जात पात न होती तो मुल्कों की तरह सारे हिंदुस्तानी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते। जातीय एकता के कारण छोटे छोटे मुल्क बहुत पीछे तक अपनी स्वतंत्रता कायम रखने में समर्थ हुए। इतना भारी देश हिंदुस्तान जबकि 12वीं शताब्दी में ही प्रतंत्र हो गया। लंका सिलोन का छोटा टापू जिसकी आबादी अब भी 50 लाख के करीब है, 1814 तक प्रतंत्र न हुआ था। बर्मा तो उसकी 60 बरस और पीछे तक आजाद रहा। हिंदुस्तान के पड़ोस के इतने छोटे छोटे मुल्क इतने दिनों तक अपनी स्वतंत्रता को क्यों कायम रख सके और आज भी अफगानिस्तान जैसे देश क्यों आजाद हैं? इसलिए कि वहां जाति इतने टुकड़ों में विभक्त नहीं है, वहां ऊंच नीच का भाव इतना नहीं फैला है और देश के सभी निवासी अपनी स्वतंत्रता के लिए क्षत्रिय बनकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में कई बार ऐसा समय आया जबकि देश की स्वतंत्रता फिर लौटी आ रही थी, लेकिन हमारी पुरानी आदतों ने वैसा होने नहीं दिया। शेर शाह के वंश में राजमंत्री बहादुर हेमचंद्र ने एक बार चाहा क्या, दिल्ली के तख्त पर बैठे भी गया, लेकिन राजपूतों ने बनिया कहकर उसका विरोध किया। दूरदर्शी सम्राट अकबर ने सारे भारत को एक जात में लाने का स्वप्न देखा, लेकिन उसका वह स्वप्न ही रह गया और उसके बाद के हिंदू मुसलमान ने कभी इस जाति एकता के ख्याल को फूटी आंखों से देखना पसंद नहीं किया। अंग्रेजों के हाथ में जाने से पहले भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का था, लेकिन वह भी ब्राह्मण और ब्राह्मण के झगड़ों के कारण चूर चूर हो गया। हमारे पराभव का सहारा इतिहास बताता है कि हम इस जाति भेद के कारण इस अवस्था तक पहुंचे। आधी शताब्दी से अधिक बीत गए जब से कांग्रेस ने जाति एकता कायम रखने का बीड़ा उठाया। जो कुछ थोड़ी बहुत एकता कायम करने में वह सफल हुई है, उसका फल भी हम देख रहे हैं और 2 प्रांतों को छोड़कर बाकी सब प्रांतों के शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है। सिंध की सरकार भी कांग्रेस के प्रभाव को मानती है, लेकिन
कांग्रेस के नेताओं के मनोभाव को हम क्या देख रहे हैं? कांग्रेस के बड़े बड़े हिंदू जहां एक तरफ जाति एकता के शोर से जमीन आसमान एक करते रहते हैं, वहां दूसरी तरफ भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के प्रेम में किसी से 1 इंच भी कम नहीं रहना चाहते और इसी कारण वे अपने अपने छोटे से जातीय दायरे से जरा भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। कायस्थ कांग्रेस नेता कायस्थ जात की एकता और उसके अगुवापन की परवाह बहुत ज्यादा रखते हैं। जब उनका ब्याह शादी जन्म मरण अपनी ही जात के भीतर होने वाला है तो उनकी तो दुनिया ही कायस्थों के भीतर है। कायस्थ रिश्तेदार के चाहे वह योग्य हो या अयोग्य, उसके और उसके परिवार के लिए कोई जीविका का प्रबंध करना तो जरूरी है, कोई नौकरी दिलानी ही होगी और ऐसे जाति भक्ति के काम के लिए भी अन्याय अन्याय नहीं, पाप पाप नहीं। भूमिहार कांग्रेस नेता है। जब तक भूमिहार जात से अलग उसका नाता रिश्ता नहीं, तब तक वह कैसे भूमिहार से बाहर की दुनिया को अपनी दुनिया समझेगा। हमारे नेताओं में जातीयता के ये भाव कितने जबरदस्त हैं, यह सभी जानते हैं। इस भाव के कारण हमारा सार्वजनिक जीवन बहुत गंदा हो गया है। राष्ट्रीय शक्ति सबल नहीं हो पाती। राजनीतिक दल तो पहले से ही अब इससे जातीय दलबंदी और अवस्था को और भी भयंकर बना देती है। जाति भेद सिर्फ हिंदुओं के ही राजनीतिक नेताओं में नहीं, बल्कि मुसलमान और दूसरे भी इससे बचे नहीं हैं। मुसलमानों की ऊंची जात के नेताओं के स्वार्थ और अदूरदर्शिता के कारण वहां भी मोमिन और गैर मोमिन का सवाल छिड़ गया है। अद्यपि मुसलमान नवाबों और सेठ साहूकारों की बराबर कोशिश हो रही है कि बाजा और गोकशी का सवाल रखकर निम्न श्रेणी के लोगों को उस प्रश्न से अलग रखा जाए, लेकिन निश्चय ही इससे असफलता होगी। राष्ट्रीय नेता की दृष्टि से बहुत व्यापक होनी चाहिए, उनका अध्ययन और अनुभव विस्तृत होता है और इस प्रकार वह भविष्य में दूर तक सोच सकता है, लेकिन उसकी यह सोचनीय मनोवृत्ति है। बिहार प्रांत के कांग्रेसी नेताओं और मिनिस्टरों के इस जांच पात के भाव से बड़ा ही घृणित रूप धारण कर लिया है। मिनिस्टर अपनी जात के मेंबरों को ठोस जमात अपने पीछे रखकर उसी दृष्टि से काम करते हैं और अवस्था यहाँ तक पहुँच गई है कि यदि दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं हुआ तो सार्वजनिक जीवन की गंदगी पराकाष्ठा को पहुँचा जाएगी। ये सारी गंदगियां उन्हीं लोगों की तरफ फैलाई गई हैं। ये सारी गंदगियां उन लोगों की तरह से फैलाई गई हैं जो धनी हैं या धनी होना चाहते हैं। सबके पीछे ख्याल है धन को बटोर कर रख देने या उसकी रक्षा का। गरीबों और अपनी मेहनत की कमाई खाने वालों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान है, लेकिन सहस्त्राब्दियों से जात पात के प्रति जनता के अंदर ख्याल पैदा किए गए हैं, वे उन्हें अपनी वास्तविक स्थिति की ओर नजर दौड़ाने नहीं देते। स्वार्थी नेता खुद इससे सबसे बड़े बाधक हैं। संसार की रविश हमें बतला रही है कि हम अधिक दिनों तक इस जातीय भेदभाव को कायम नहीं रख सकते। दुनिया की चाल को देखकर अब हिंदुस्तान के अछूत रहने को तैयार नहीं है। अर्जल यानी निम्न जाति अर्जल रहने को तैयार नहीं है। अछूत और अर्जल रहकर सिर्फ उनके साथ अपमानपूर्ण बर्ताव ही नहीं किया जाता, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता से भी उन्हें वंचित किया जाता है। फिर भी वे कब समाज के सहस्त्राब्दियों से पहले निर्धारित किए स्थान पर रहना पसंद करेंगी।
और आज़ादी के दीवाने तो इस प्रथा के विरुद्ध जिहाद बोल चुके हैं। वे इसके लिए सब तरह की कुर्बानियां करने को तैयार हैं। उनके लिए राजनीतिक युद्ध से यह सामाजिक युद्ध कब महत्व नहीं रखता। वे जानते हैं कि जब तक जातियों की खाइयां बंद न की जाएंगी तब तक एक जातीय एकता की ठोस नींव रखी नहीं जा सकती। वे जानते हैं कि इस बात में मजहब उनका सबसे बड़ा बाधक है, लेकिन वे मजहब की परवाह कब करने वाले हैं। वे जात पात के साथ हिंदू धर्म को एक ही डंडे से मारकर समुद्र में डुबाएंगे। देखने में जात पात की इमारत मजबूत मालूम होती है, लेकिन इससे यह न समझना चाहिए कि उनकी नींव पर करारी चोट नहीं लग रही है। जाति भेद के दो रूप हैं, एक रोटी की छूत-छात, दूसरी बेटी में असहयोग। रोटी में छूत-छात की बात उन्हीं धनिकों ने सबसे पहले तोड़ना शुरू की जो अपने स्वार्थ को अक्षुण्ण रखने के लिए जातीय संगठनों और जातीय एकताओं के सबसे बड़े पोषक थे। धन उनके पास था और विलायत जाने के लिए सबसे पहले वे ही तैयार हुए। जहां पहले विलायत जाने वाले जात के बहिष्कृत किए जाते थे, वहां आज वे ही जात के चौधरी हैं। दरभंगा बीकानेर को ही नहीं, दूसरी जातियों के अगुओं को भी देख लीजिए। सभी जगह विलायत में सब तरह के लोगों के साथ सब तरह का खाना खाकर लौटे हुए लोग भी आज नेता के पद पर शोभित हैं। ICS दामाद पाने वाले ससुर अपने को निहाल समझता है। पिछले 20 वर्षों में रोटी की एकता बड़ी तेजी के साथ कायम हो रही है। 1921 से पहले हिंदू होटल शायद ही कहीं दिखलाई पड़ते थे, लेकिन आज छोटे छोटे शहरों में भी 4-4, 6-6 दर्जन होटल नहीं है, बल्कि छोटे छोटे स्टेशनों पर खुल गए हैं। कुछ साल पहले तक किसको पता था कि छपरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर हिंदू खोमचा वाला गोश्त पराठे बेचता फिरेगा। फिर एक दोस्त एक दिन पटने में किसी होटल में भोजन करने गए। उनकी क्यारी के बगल में एक लड़का बैठा था और उसकी बगल में एक तिरहुतिये ब्राह्मण चंदन टीका लगाकर बैठे थे। क्यारी छोटी थी और लड़के का हाथ ब्राह्मण देवता के शरीर से छू गया। वह उस पर आग बबूला हो गए। डॉक्टर डांटकर जात पूछने लगे। हमारे साथी ने लड़के को चुपके से समझा दिया, कह दो रैदास भगत यानी चमार। लड़के ने अब ऐसा कहा तो ब्राह्मण का कौर मुंह मुंह में ही रह गया। वह अपनी बोलने को कुछ सोच नहीं रहे थे कि आसपास के लोग उन पर बिगड़ उठे। यह होटल है, यहाँ दाल भात की बिक्री होती है, तुमने जात पात क्यों पूछी। ब्राह्मण देवता को लेने के देने पड़ गए। यदि खाना छोड़कर जाते हैं तो यही नहीं कि पैसे दंड पड़ेंगे, बल्कि सब लोगों को खुलकर हंसी उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए बेचारे ने सिर नीचा करके चुपचाप भोजन कर लिया। रोटी की छूत का सवाल हल सा हो चुका है। शिक्षित तरुण इसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखना चाहते, लेकिन बेटी का सवाल अब भी मुश्किल मालूम पड़ता है। एक दिन रेल में सफ़र करते मुझे एक मुसलमान नेता मिले। वह समाजवादियों के नाम से हद से ज़्यादा घबराए हुए थे। बोले, समाजवादी खैर लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, इस्लाम की मसावात यानी समानता का प्रचारक है, लेकिन वे मजहब के खिलाफ क्यों हैं। मैं समाजवादी मजहब के खिलाफ अपनी शक्ति का तिल भर भी खर्च करना नहीं चाहते।
वे तो चाहते हैं कि दुनिया में सामाजिक अन्याय और गरीबी न रहने पाए। मौलाना ने कहा, इसमें हम भी आपके साथ हैं। मैंने कहा, आप भी साथ हैं? क्या आप सारे हिंदुस्तानियों की रोटी बेटी एक कराने के लिए तैयार हैं? मौलाना, इसकी क्या जरूरत है? मैंने कहा, क्योंकि गरीब तब तक आज़ादी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी कमाई स्वयं खाने का हम हक पा नहीं सकते, जब तक कि वे एक होकर अपने से चूसने वालों के, चाहे वे देसी हों या विदेशी, का मुकाबला करके उन्हें परास्त नहीं करते। मौलाना कहते हैं, रोटी तक तो हम आपके साथ हैं, लेकिन बेटी में नहीं। पास ही एक पंडित जी बैठे हुए हैं जो बातचीत से वकील मालूम होते थे। वह झट बोल उठे, आप लोग तो दूसरे मुल्कों के सांचे में हिंदुस्तान को भी ढालना चाहते हैं। आप लोग यह सोचने की तकलीफ गंवारा नहीं करते कि हिंदुस्तान धर्मप्राण मुल्क है, इसकी सभ्यता और संस्कृति निराली है। भारत यूरोप नहीं हो सकता। रोटी की तो बात खैर एक होती देखी जा रही है, लेकिन बेटी एक होने की बात कहकर तो आप शेख चिल्ली को भी मात करते हैं। मैंने कहा, कुछ बरसों पहले रोटी की एकता भी शेख चिल्ली की बात थी। खैर आज आप उसे तो कबूल करते हैं। बेटी की तो बात शेख चिल्ली की नहीं, 20 बरस पहले के चौके चूल्हे को देखकर किसको आशा थी कि हमें आज का दिन देखना पड़ेगा। हिंदू खुल्लम खुल्ला मुसलमान और ईसाई के साथ खाना खाते हैं, लेकिन बिरादरी की मजाल है कि उनके नाश्ता रिश्ता तोड़ दें। हिंदू मुसलमान की शादियां होनी शुरू हो गई हैं। पंडित जवाहरलाल की भतीजी ने मुसलमान से शादी की है और बिना कलमा पढ़े। आसफ अली की बीवी अरुणा ने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया। प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने भी इसी तरह की शादी बंगाल में की। ऐसी मिसालें दर्जनों मिलेंगी जिनमें हिंदू युवतियों ने बिना मजहब बदले शादियां की हैं। हिंदू नवयुवक भी धर्म की जंजीर तोड़कर शादी करने लग गए हैं। गोरखपुर के श्री श्यामाचरण शास्त्री के बिना शुद्धि के मुसलमान लड़की से शादी की है। गुजरात के एक संभ्रांत कुल के हिंदू युवक ने एक प्रतिष्ठित मुसलमान कुल की सुशिक्षिता लड़की से शादी की है। यह निश्चित है कि दिन प्रतिदिन ऐसे ब्याहों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। समाज के जबरदस्त बांध में जहाँ सुई भर का भी छेद हो गया, वहाँ फिर उसका कायम रहना मुश्किल है। जात पात तोड़कर एक धर्म के भीतर शादियां तो और ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जिस काम को अवश्य करना है उसे भी लोग बहुत धीमी चाल से करना चाहते हैं। ठोस जातीय एकता हमारे लिए सबसे आवश्यक चीज़ है और वह मजहबों और जातों की चारदीवारी को ढहाकर ही कायम की जा सकती है। हमारी रवीश जिस बात की अश्वभावी बतला रही है, जिसे किए बिना हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसके मरने में इतनी ढिलाई दिखलाई क्या सरासर बेवकूफ़ी नहीं? हिंदुस्तानी जाति एक है। सारी हिंदुस्तानी, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, बौद्ध हों या ईसाई, मजहब के मानने वाले हों या न मानने वाले, उनकी एक जात है, हिंदुस्तानी भारतीय। हिंदुस्तान से बाहर यूरोप और अमेरिका में ही नहीं, पड़ोस के ईरान और अफगानिस्तान में भी हम इसी हिंदी नाम से पुकारे जाते हैं। हिंदू समाज वाले अपने भीतर की जातियों को तोड़ने के लिए चाहे उतना उत्साह न भी दिखलाते हों, लेकिन ये मौके बेमौके यह घोषणा जरूर कर दिया करते हैं कि हिंदू जाति अलग है। मुस्लिम लीग ने
जो बीड़ा उठाया कि मुसलमानों की हमेशा के लिए अलग जाति बनाई जाए, वह तो बल्कि इस विचार के अनुसार हिंदुस्तान को अलग हिस्सों में बांटना चाहती है। 9 करोड़ मुसलमानों में 7 करोड़ तो सीधे ही खून अपने शरीर में रखते हैं, जो कि हिंदुस्तान के बदन में है, और बाकी 2 करोड़ में कितने हैं जो कलेजे पर हाथ रखकर यह कह सकते हो कि उनमें चौथाई भी गैर हिंदुस्तानी खून है। जाति का निर्णय खून से होता है, और इस कसौटी पर परखने पर दुनिया का कोई भी आदमी हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग कौम मानने को तैयार नहीं हो सकता। चीन चौथाई अरबी शब्द भूलकर हिंदुस्तानी मुसलमान अरब में जाकर हिंदी छोड़कर दूसरा कहला सकता है, और न अरबी जबान को वह अपनी मातृभाषा ही बना सकता है। हमारे नौजवान इस बंटवारे को अधिक दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। नई संतानों के लिए तो अच्छा होगा कि हिंदुओं की औलाद अपने नाम मुसलमानी रखें और मुसलमानों की औलाद अपने नाम हिंदू रखें। साथ ही मजहबों की जबरदस्त मुखालफत की जाए, सूरत शक्ल के बनावटी भेद को भी मिटा दिया जाए। इसी प्रकार मजहब के दीवानों को हम अच्छी तालीम दे सकते हैं। निश्चय ही जात पात का यह क्षय करने से हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सकता है। धन्यवाद।